GN स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुल्क रूम के बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी गुलाब। वो गुलाब की तरह ही खूबसूरत भी थी और हमेशा गुलाब के रंगों का सुर्ख लिबास पहनती थी। शहजादी गुलाब चूंकि 6 भाइयों की इकलौती बहन थी, बादशाह और मलका भी इससे बेहद प्यार करते थे। इसलिए शहजादी गुलाब बेहद लाडली भी थी और ज़िद्दी भी। वो जिस बात पर अड़ जाती, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती। शहजादी गुलाब को इस वक्त तक चैन न आता था जब तक कि वो अपनी बात न मनवा लेती। शहजादी गुलाब की 4 खूबसूरत सहेलियां थीं जो हर वक्त शहजादी के साथ रहती थीं और मीठी मीठी बातें करके शहजादी का दिल बहलाया करती थीं। एक रोज़ शहजादी अपनी सहेलियों के साथ सैर करती हुई एक खूबसूरत जंगल में पहुंच गई। ये जंगल मुल्क रूम की शुमाली सरहद पर था और शहजादी उससे पहले यहाँ कभी ना आई थी। जंगल बेहद खूबसूरत था। वहाँ दरख्तों के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत रंग बरंगे फूलों वाली झाड़ियाँ जगह जगह फैली हुई थीं। शहजादी को ये खूबसूरत जंगल बेहद पसंद आया। शहजादी, ये जंगल तो बिल्कुल बाग की तरह खूबसूरत है। शहजादी की एक सहेली ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, आम बाग की तरह नहीं, बल्कि यूं लगता है जैसे हम जन्नत के बाग में आ गए हों। इस कदर खूबसूरत फूलों के तख्ते, झीलें, आबशारें और गुनगुनाते हुए चश्मे। हमें तो आज तक इस जंगल के मुताल्लिक किसी ने ना बताया, वरना हम तो रोज़ यहाँ आते। शहजादी ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। इस तरह बातें करते और घूमते फिरते अचानक उन्हें दूर से दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत मकान नजर आया। सुर्ख रंग की टेढ़ी छतों वाला ये मकान भी इंतहाई खूबसूरत था और इसके चारों तरफ फूल ही फूल थे। अरे, ये इस कदर खूबसूरत जगह पर इस कदर खूबसूरत मकान किसका है? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में मकान को देखते हुए कहा। शहजादी, जो यहाँ रहता है वो शायद फूलों का बेहद शौकीन है, एक सहेली ने जवाब दिया। वाकई किस कदर खूबसूरत जगह है रहने के लिए। आओ देखें ये मकान किसका है। शहजादी गुलाब ने कहा और वो सब तेज तेज कदम उठाते ही मकान की तरफ बढ़ गईं। मकान के गेट के सामने एक खूबसूरत तालाब था जिसमें फूलों की पत्तियां तैरती फिर रही थीं। हर तरफ रंग बरंगे फूलों के तख्ते नजर आ रहे थे। फूल तो फूल, यहाँ के दरख्त भी बेहद खूबसूरत थे। मकान का गेट खुला हुआ था। शहजादी और इसकी सहेलियां अंदर दाखिल हो गईं और फिर वो मकान के अंदर की सजावट देखकर और ज़्यादा हैरान हो गईं, क्योंकि अंदर से मकान को इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था, लेकिन वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था। मकान में घूमते फिरते जब एक बरामदे में पहुंची तो यकलख चौंक पड़ी, क्योंकि बरामदे में एक खूबसूरत शहजादा खड़ा उन्हें देख रहा था। इसके सर पर सुर्ख रंग की खूबसूरत पगड़ी बंधी हुई थी जिस पर इंतहाई कीमती हीरों का ताज लगा हुआ था और सफ़ेद रंग के पर पगड़ी से ऊपर लहरा रहे थे। शहजादे के जिस्म पर भी इंतहाई खूबसूरत लिबास था और शहजादा खुद भी बेहद खूबसूरत था। अरे, ये कौन है? किस मुल्क का शहजादा है? शहजादी गुलाब ने उसे देखकर बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उसकी सहेली भी इस शहजादे को हैरत से देख रही थीं, जो खामोश खड़ा बस उन्हें देख रहा था। शहजादी हजूर, ये बोलता ही नहीं, एक सहेली ने हैरान होकर कहा। हमारी शहजादी गुलाब की खूबसूरती देखकर उसे सकता हो गया है। दूसरी सहेली ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहजादी गुलाब बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ी और फिर वो शहजादी गुलाब अपनी सहेलियों के साथ उस शहजादे के करीब पहुंचकर रुक गईं, लेकिन शहजादा इसी तरह खामोश और बेहसो हरकत खड़ा था। आप कौन हैं? शहजादी गुलाब ने शहजादे से मुखातिब होकर पूछा। हम मुल्क तारान के शहजादा परवेज़ हैं। आप शायद शहजादी गुलाब हैं। शहजादे की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ना ही इसके जिस्म में कोई हरकत हुई और ना इसने अपना चेहरा घुमाया। यूं लगता था जैसे कोई मुजस्समा बोल रहा हो। आप शहजादा परवेज़ हैं, जिसकी बहादुरी के चर्चे हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन आप कैसे खड़े हैं और आप हरकत क्यों नहीं कर रहे? शहजादी गुलाब ने हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादी, हमारा जिस्म जादू के जोर से बेहिस्सो हरकत कर दिया गया है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हरकत नहीं कर सकते।
शहज़ादा परवेज़ की आवाज़ सुनाई दी और शहज़ादी और इसकी सहेलियाँ इसका जवाब सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ीं। इनकी आंखों में हैरत के तासुरात नुमायाँ हो गए, जैसे उन्हें शहज़ादा परवेज़ की बात का यकीन न आया हो। क्या कह रहे हो तुम शहज़ादे? शहज़ादी गुलाब ने हैरत भरे लहजे में कहा और आगे बढ़कर शहज़ादे को हाथ लगाना चाहा ताकि इस बात का यकीन कर सके कि वाकई वो शहज़ादा सच कह रहा है। अरे मुझे हाथ मत लगाना, वरना तुम भी मेरी तरह बेहिस्सो हरकत हो जाओगी। फ़ौरन यहाँ से चली जाओ, वरना वो पहाड़ी बदरू तुम्हें भी मुझ जैसा बना देगी, शहज़ादे ने चीखते हुए कहा। और शहज़ादी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। पहाड़ी बदरू? क्या मतलब? क्या तुम हमारे साथ कोई दिलचस्प मजाक कर रहे हो? इस बार शहज़ादी गुलाब के लहजे में हैरत के साथ साथ गुस्सा भी था। नहीं शहज़ादी, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे, हम तो खुद मुसीबत ज़दा हैं, शहज़ादे परवेज़ ने कहा। शहज़ादी साहिबा, जल्दी से यहाँ से चली जाएं, ऐसा ना हो कि वो पहाड़ी बदरू आ जाए, एक सहेली ने खौफज़दा होकर कहा। खामोश रहो, हम किसी पहाड़ी बदरू से नहीं डरते। और सुनो, हम किसी इंसान को इस तरह मुसीबत में छोड़कर भी नहीं जा सकते, शहज़ादी ने गुस्सीले लहजे में अपनी सहेली को डांटते हुए कहा। और सहेली खामोश हो गई। हमें तफसील बताओ शहज़ादे, तुम जो इस कदर बहादुर थे, आखिर किस तरह इस मुसीबत में फंस गए हो, और ये मकान किसका है, और ये पहाड़ी बदरू कौन है? शहज़ादी गुलाब ने कहा। शहज़ादी, आप वाकई खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई बहादुर भी हैं। ये जंगल जिसमें आप मौजूद हैं, जिसका आधा हिस्सा आपके मुल्क रूम में है और आधा हमारे मुल्क तारान में है। आपका आधा हिस्सा तो जंगल है, लेकिन हमने अपने वाले आधे हिस्से में इस जंगल को बाग की शक्ल दे दी है, और ये मकान भी हमने अपने आराम के लिए बनाया हुआ है। इस जंगल के मुतालिक मशहूर था कि यहाँ एक बदरू रहती है, इसलिए यहाँ कोई इंसान नहीं आता था, लेकिन हम बहादुर थे और किसी बदरू से ना डरते थे। चुनाचा हमने यहाँ मकान बनाया और यहाँ आकर रहने लगे, लेकिन कोई बदरू हमारे सामने ना आई। ये तो हमें यकीन हो गया कि बदरू के मुतालिक सारी कहानियाँ झूठी हैं। लेकिन कल हम जब इस बरामदे में खड़े थे कि अचानक सामने वाली वीरान पहाड़ी फटी और खौफनाक बदरू इसमें से निकली और उड़ती हुई सीधी हमारे पास आई। हमने अपनी तलवारें उठाना चाहीं, लेकिन बदरू ने अचानक कुछ पढ़कर हम पर थूका तो हमारा जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया। वो बदरू हमें बेहिस्सो हरकत देखकर कहके लगाने लगी। इसने कहा, चूंकि हम बहादुर हैं इसलिए इसने हम पर जादू कर दिया है। अब हम हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह रहेंगे, और जो भी हमें हाथ लगाएगा वो भी हमारी तरह ही हो जाएगा, इस वक्त तक जब तक कि बदरू मर नहीं जाती। इसके बाद बदरू कहके लगाती हुई वापस पहाड़ियों में गायब हो गई। शहज़ादा परवेज़ ने तमाम तफसील बता दी। अच्छा, तो ये खूबसूरत बागनुमा जंगल आपके मुल्क का हिस्सा है? हमें मालूम ना था शहज़ादे, वरना हम बग़ैर इजाज़त के यहाँ ना आती, शहज़ादी गुलाब ने कहा। नहीं शहज़ादी, इसमें इजाज़त की कोई बात नहीं। आप जैसी खूबसूरत और बहादुर शहज़ादी के लिए तो पूरा मुल्क तारान हाजिर है, लेकिन आप यहाँ से चली जाएं। ऐसा ना हो कि वो बदरू आ निकले और आप भी मेरी तरह मुसीबत में फंस जाएं, शहज़ादे परवेज़ ने कहा। नहीं शहज़ादे, हम तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाकर ही वापस जाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई तलवार नहीं, हम तो यहाँ सिर्फ सैर करने आई थीं, शहज़ादी ने कहा। अंदर मकान के एक कमरे में मेरी तलवारें मौजूद हैं, लेकिन शहज़ादी, आप इस बदरू का मुकाबला कैसे करेंगी? वो तो जादूगर भी है। अगर इसने मुझ पर जादू ना कर दिया होता तो मैं इसका ज़रूर खात्मा कर देता, शहज़ादे परवेज़ ने कहा। शहज़ादी बोली, हमें एक बुज़ुर्ग ने ऐसा अमल बताया हुआ है कि अगर वो अमल कर दिया जाए तो किसी किस्म का जादू इस पर असर नहीं करता। हम पहले वो अमल कर लें, उसके बाद तलवार उठाकर इस बदरू का मुकाबला करेंगे। और शहज़ादी अपनी सहेलियों को साथ लिए मकान से बाहर आई और मकान की शुमाल तरफ मौजूद तालाब के किनारे पर इसने अपनी सहेलियों को बैठने का हुक्म दिया और ख़ुद वो तालाब में घुस गई, क्योंकि ये अमल पानी में खड़े होकर पढ़ा जाना था। तालाब ज़्यादा गहरा ना था, इसलिए पानी बमुश्किल इसकी कमर तक ही आता था।
शहजादी तालाब के दरमियान में खड़ी होकर इत्मीनान से अमल पढ़ने में मसरूफ हो गई। इसके दोनों हाथ भी पानी में डूबे हुए थे। सहेलियों की तरफ इसकी पुश्त थी और सहेलियां खामोश बैठी हुई उसे देख रही थीं। शहजादी ने उन्हें बता दिया था कि जब तक वो अमल मुकम्मल ना कर ले वो खामोश रहें, वरना उसका अमल खराब हो जाएगा। शहजादी गुलाब अभी अमल पढ़ ही रही थीं कि अचानक तालाब के पीछे वीरान पहाड़ियों में गड़गड़ाहट की तेज आवाज उभरी। इसकी सहेलियों ने तेजी से मुड़कर पहाड़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी ना था, इसलिए वो समझी कि आवाज किसी और जगह से आई होगी। चुनाचा वो फिर मुड़कर शहजादी को देखने लगीं, जो मुसलसल उनकी तरफ पुश्त किए खड़ी अमल पढ़ने में मसरूफ थी। गड़गड़ाहट की आवाज सुनने के बावजूद इसने अपना रुख ना फेरा, क्योंकि अगर वो अपना रुख फेर देती तो उसका अमल खराब हो जाता। इसी लम्हे पहाड़ियों में एक बदरू नमूदार हुई। पहले इसका सर और हाथ पहाड़ियों में से बाहर निकले। इसके बड़े बड़े कान चूहे जैसे थे, सर पर छोटे छोटे बाल थे, आंखें उल्लू की तरह गोल थीं, भवें चमगादड़ों के परों की तरह थीं और आपस में मिली हुई थीं। वो वाकई खौफनाक बदरू थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका पूरा जिस्म नमूदार होता गया, लेकिन इसके इस तरह नमूदार होने पर कोई आवाज ना आई। इसलिए शहजादी और उसकी सहेलियां खामोश और मुतमईन थीं। उन्हें मालूम ही न था कि खौफनाक पहाड़ी बदरू इनकी पुश्त की तरफ से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। अभी बदरू पूरी तरह से बाहर ना आई थी कि शहजादी का अमल ख़त्म हो गया और शहजादी ने मुस्कुराते हुए तालाब के पानी से हाथ बाहर निकाले और पानी को दोबारा हवा में उछाला। ये अमल ख़त्म होने की निशानी थी। उसी लम्हे शहजादे की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शहजादी गुलाब होशियार, बदरू आ रही है। शहजादा मकान के अंदर से चीख कर कह रहा था और वो सब ये आवाज़ सुनते ही तेज़ी से पीछे की तरफ मुड़ी और फिर शहजादी की सहेलियां इस खौफनाक बदरू को पहाड़ियों से उतरकर अपनी तरफ आते देखकर खौफ से बुरी तरह चीखने लगीं। अब बदरू भी चीखती हुई इनकी तरफ बढ़ने लगी। मकान की तरफ दौड़ो जल्दी, शहजादी ने तेज़ आवाज़ में कहा। उसे खुशी इस बात की थी कि बदरू का पता उस वक़्त चला जब इसका अमल ख़त्म हो चुका था, वरना अगर वो पहले नमूदार हो जाती और इसकी सहेलियां चीख पड़ती या वो घूम जाती तो सारा अमल ख़राब हो जाता। अब कम अज़ कम वो बदरू इस पर जादू ना कर सकेगी। चुनाचा शहजादी गुलाब की बात सुनते ही उसकी सहेलियां चीखती हुई मकान के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ीं। शहजादी भी इनके पीछे पीछे मकान की तरफ दौड़ रही थी कि बदरू कहके लगाती हुई इनके सरों पर पहुंच गई और फिर शहजादी गुलाब की सहेलियां यकलखत दौड़ते दौड़ते बेहिस्सो हरकत हो गईं। बदरू ने इन पर जादू कर दिया था, लेकिन इसके जादू का असर शहजादी गुलाब पर ना हुआ। इसके जिस्म को सिर्फ एक जोरदार झटका लगा, लेकिन वो बेहिस्सो हरकत ना हुई थी और इसी तरह दौड़ती हुई आगे बढ़कर इसके कमरे में पहुंच गई, जहां शहजादा परवेज की तलवारें मौजूद थीं। बदरू भी चीखती चिल्लाती इसके पीछे इसके कमरे में पहुंच गई। शहजादी गुलाब ने चूंकि बड़े बड़े माहिरों से तलवार जनी सीखी थी, इसलिए इसने बिजली की सी तेजी से एक तलवार उठाई और इस खौफनाक बदरू के मुकाबले पर जम गई। तुम पर मेरे जादू का असर नहीं हुआ? बदरू ने गुस्से और हैरत से चीखते हुए पूछा। इसलिए कि मैंने बुजुर्ग का बताया हुआ अमल मुकम्मल कर लिया है। अब तुम्हारे किसी जादू का असर मुझ पर ना होगा और मैं अभी इस तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ाऊंगी। शहजादी गुलाब ने दलेराना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम वाकई दलेर और बहादुर हो और मुझे तुम्हारी दलेरी और बहादुरी बहुत पसंद आई है। इसलिए अब मैं तुम्हें उठाकर अपनी रिहाइशगाह में ले जाऊंगी और फिर वहां इस वक्त तक तुम्हें कैद रखूंगी जब तक तुम्हारे इस अमल का असर ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद मैं तुम्हें जादू के जोर से हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाए रखूंगी, बदरू ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही इसने शहजादी गुलाब को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शहजादी गुलाब ने बिजली की तेजी से इस पर तलवार का वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार बदरू के जिस्म से टकराई एक छनाका सा हुआ और तलवार के दो टुकड़े हो गए। बदरू का जिस्म किसी पहाड़ी चट्टान की तरह सख्त और ठोस था।
शहजादी गुलाब ने तलवार टूटते ही फुर्ती से दूसरी तलवार उठानी चाही, लेकिन बदरू ने इससे भी ज्यादा तेजी दिखाई और शहजादी गुलाब को दोनों हाथों में पकड़कर वो कहके लगाती हुई वापस पलट गई। शहजादी ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और बहुत जोर लगाया, लेकिन बदरू की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि शहजादी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी लोहे में जकड़ी हुई है। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती शहजादी गुलाब, मेरा मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। और सुनो, अगर तुमने ज्यादा जोर लगाने की कोशिश की तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हें हलाक कर दूंगी। इस बार बदरू ने इंतहाई सख्त और गुस्सीले लहजे में कहा, शहजादी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, शहजादी को छोड़ दो। तुम बेशक मुझे मार डालो, लेकिन शहजादी मेरी मेहमान है, इसे कुछ मत कहो। शहजादा परवेज ने चीखते हुए कहा, अच्छा ये बात है, बड़ी हमदर्दी हो रही है शहजादी से। ये बहुत ही खूबसूरत शहजादी है, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह, इसलिए मैं इसे अपनी रिहाइशगाह में ज़रूर रखूंगी। अभी इसने अमल किया है, इसलिए मेरा जादू इस पर नहीं चल रहा, लेकिन मैं इसे उस वक़्त तक कैद रखूंगी जब तक इस पर अमल ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद इसे जादू के ज़ोर से अपना गुलाम बना लूंगी। बदरू ने खुशी से कहके लगाते हुए कहा, सुनो सुनो बदरू, मैं तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम शहजादा परवेज को ठीक कर दो। ये अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, अगर ये ठीक ना हुआ तो इसके माँ बाप सदमे से मर जाएंगे। शहजादी गुलाब ने बदरू से कहा, चलो ये बात मैं मान लेती हूँ, जैसे ही मैं तुम्हें लेकर पहाड़ों पर पहुँचूंगी, शहजादा और तुम्हारी सहेलियाँ ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर बदरू शहजादी गुलाब को इसी तरह हाथों में जकड़े फिजा में उड़ी और सीधी इन वीरान पहाड़ियों की तरफ बढ़ गई। फिर जैसे ही इसके कदम चट्टान से लगे, शहजादा परवेज और शहजादी गुलाब की सहेलियां फौरन ही ठीक हो गईं। शहजादी गुलाब की सहेलियां तो रोने पीटने में मसरूफ़ हो गईं, अलबत्ता शहजादा परवेज ठीक होते ही बिजली की तेज़ी से दौड़ता हुआ मकान के एक कमरे में गया और इसने वहां एक अलमारी खोली, इसमें मौजूद एक छोटी सी तख्ती उठा ली। तख्ती तख्ती मुझे बताओ कि ये पहाड़ी बदरू कैसे हलाक हो सकती है, शहजादा परवेज ने तेज लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे तख्ती पर एक इबारत उभर आई, शहजादा परवेज, अगर तुम इस बदरू का खात्मा करना चाहते हो तो तुम किसी ऐसे कीकर के दरख्त को तलाश करो जिसके कांटे एक एक फीट से भी ज्यादा लंबे हों। इन कांटों को तोड़कर इन्हें धागे से बांधकर अपने गले में डाल लो, तो इस बदरू का जादू तुम पर असर नहीं कर सकेगा। फिर तुम इस बदरू का खात्मा करने के लिए इन पहाड़ियों पर चले जाओ और एक ऐसी गार तलाश करो जिसके दहाने के पत्थरों का रंग नीला है। इस गार के अंदर एक खौफनाक सांप रहता है, तुम उस सांप का मुकाबला करके उसका खात्मा कर दो, तो बदरू के जिस्म में मौजूद वो ताकत जिसकी वजह से कोई हथियार इस पर असर नहीं करता, ख़त्म हो जाएगी और बदरू भी सांप के खात्मे के साथ ही पहाड़ों से बाहर आ जाएगी। इसके बाद इसका मुकाबला करो, अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो ठीक, वरना तुम खुद हलाक हो जाओगे, क्योंकि ये बदरू वैसे भी बेहद ताकतवर है। शुक्रिया अच्छी तख्ती, शहजादा परवेज ने कहा और तख्ती को दोबारा अलमारी में रखकर वो दौड़ता हुआ बाहर आया तो शहजादी की सहेलियां रोती पीटती वापस जा चुकी थीं और बदरू शहजादी गुलाब समेत पहाड़ियों के अंदर गायब हो चुकी थी। शहजादा परवेज मकान से निकला और भागता हुआ जंगल में पहुंच गया। इसने ऐसा कीकर का दरख्त एक जगह देखा था जिसके कांटे 1 फीट से भी ज्यादा लंबे थे, इसलिए उसे यकीन था कि वो उसे तलाश कर लेगा और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो उस दरख्त को तलाश करने में कामयाब हो गया। इसने जल्दी जल्दी इसके कांटे तोड़े और इनका हार बनाकर अपने गले में डाल लिया और फिर तलवार संभाले वो दौड़ता हुआ इन वीरान पहाड़ों की तरफ बढ़ गया। अब इसने उस नीले पत्थरों वाली गार की तलाश शुरू कर दी और फिर तलाश करते करते वो एक गार के दहाने पर पहुंचा तो इसने वाकई एक ऐसी गार देखी जिसके दहाने के पत्थरों का रंग नीला था। अंदर एक खौफनाक सांप बैठा साफ नजर आ रहा था। शहजादा परवेज
چونکہ بے حد بہادر تھا اس لیے وہ سانپ سے ذرا بھی نہ ڈرا اور تلوار سنبھالے غار میں داخل ہو گیا۔ سانپ واقعی بے حد پھرتیلا تھا اور تیز ترار بھی تھا، لیکن شہزادہ پرویز کی بہادری کی دھوم تو پوری دنیا میں مچی ہوئی تھی۔ اس نے چند واروں میں سانپ کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اسی لمحے پہاڑیوں سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور شہزادہ اچھل کر غار سے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا اس پہاڑی بدرو کے سر اور ہاتھ باہر نکل رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدرو چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اب میں تمہیں مار ڈالوں گی، بدرو نے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے شہزادہ پرویز پر منتر پڑھ کر پھونکنے شروع کر دیے۔ لیکن شہزادے کے گلے میں چونکہ 1 فٹ لمبے کیکر کے کانٹوں کا ہار تھا، اس لیے اس پر کسی جادو کا اثر نہ ہوا، اور شہزادہ تلوار سنبھالے چٹانوں کو پھلانگتا ہوا بدرو کی طرف بڑھ گیا۔ جب بدرو نے دیکھا کہ شہزادے پر کسی جادو کا اثر نہیں ہو رہا تو اس نے ہاتھ لہرایا، اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور تیز دھار تلوار آ گئی۔ اتنی دیر میں شہزادہ پرویز وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد تو پہاڑیاں تلواروں کی جھنکار سے گونج اٹھیں۔ بدرو بھی بڑی مہارت سے تلوار چلا رہی تھی اور شہزادہ بھی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن بدرو اسے وار کرنے کا موقع نہ دے رہی تھی، بلکہ اب شہزادہ مسلسل وار کرتے کرتے تھکنے لگ گیا تھا۔ اچانک شہزادے کو ایک چالاکی سوجھی۔ اس نے انتہائی پھرتی سے تلوار کو اس طرح جھکا کر وار کیا جیسے وہ بدرو کی ٹانگ پر وار کرنا چاہتا ہو۔ بدرو اس وار کو بچانے کے لیے جیسے ہی جھکی، شہزادے نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار بلند کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے اچھل کر پوری قوت سے لات اچھلتی ہوئی بدرو کی ٹانگ پر ماری۔ بدرو گڑبڑا گئی اور شہزادہ پرویز کو اس کی گردن پر وار کرنے کا موقع مل گیا، اور پھر جیسے ہی شہزادے کی تلوار لہرائی، بدرو کی گردن کٹ کر دور چٹانوں پر جا گری، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بدرو کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑیاں غائب ہو گئیں، اور شہزادے نے دیکھا کہ وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا ہے، اور وہاں شہزادی گلاب بھی کھڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور شہزادی گلاب کا باپ روم کا بادشاہ فوجیں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ شہزادی گلاب کی سہیلیوں نے اسے بتا دیا تھا، لیکن جب یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ پرویز نے اپنی جان پر کھیل کر شہزادی گلاب کو رہا کرا لیا ہے، تو اس نے خوش ہو کر شہزادے کو گلے لگا لیا، اور ساتھ ہی شہزادی گلاب اور شہزادہ پرویز کی شادی کا اعلان بھی کر دیا، اور شہزادی گلاب نے شرما کر سر نیچے کر لیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا کہ اس کی شادی ایک بہادر شہزادے سے ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔